हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे लेज़र का सिद्धांत। और इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लेज़र क्या होता है और लेज़र क्या काम करता है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि प्रकाश को एम्पलीफाई करने के लिए, लाइट को एम्पलीफाई यानी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उत्पन्न करने के लिए लेज़र का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले लेज़र बनाया मेमन ने 1960 के अंदर। आज अपन डिस्कस करते हैं कि लेज़र जो है वो लेज़र किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें कि अपने पास परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर होते हैं इस प्रकार से। सबसे नीचे का जो ऊर्जा स्तर होता है उसको अपन बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। इसको अपन बोलेंगे मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल। और मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर के ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होते हैं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल होंगे इस मूल ऊर्जा को छोड़ के। अब अपन बात करें कि किस ऊर्जा स्तर में कितने एटम्स होंगे। ये अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि किस ऊर्जा स्तर में कितने एटम होंगे। इसकी जानकारी अपने को मिलती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन स्टैटिस्टिक्स की 2 यूनिट पढ़ते हैं, जिसमें 3 सांख्यिकी अपन इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ते हैं। एक है फर्मी डिराक सांख्यिकी, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। तो उसमें से मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी है एक बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जिसको शॉर्टकट में अपन एमबी स्टैटिस्टिकल बोलते हैं, उसकी सहायता से अपन ये चेक कर पाते हैं कि किस एनर्जी लेवल में कितने एटम होंगे। तो अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है कि किसी भी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार किसी भी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स n इक्वल्स टू होता है e⁻⁻h न्यू बाई kT, वेयर h प्लांक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं लेजर का जो सिद्धांत है। ये बी पार्ट के अंदर अपने से पूछता है और काफी इंपॉर्टेंट है कि लेजर का सिद्धांत क्या है। देखो, सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ एटम है वो कौन सी सांख्यिकी से ज्ञात की जाते हैं। तो आई होप आपको पता होगा किसी भी ऊर्जा स्तर में यानी एनर्जी लेवल में, ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को महत्व देना है अपने को। किसी भी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या किससे ज्ञात करेंगे अपन? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जो थर्मो के अंदर अपन पढ़ते हैं 3 इंपॉर्टेंट सांख्यिकी है, एमबी स्टैटिस्टिकल, एफडी स्टैटिस्टिकल और बीई बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। यानी इसको अपन बोलते हैं एमबी स्टैटिस्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की सहायता से ज्ञात की जाती है, इसकी लेजर का सिद्धांत की एक एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसको समझना अपने को जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई भी अपने पास एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल में कितने नंबर्स ऑफ एटम है यानी कितने परमाणु हैं। उन परमाणुओं की जो संख्या है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की सहायता से अपन ज्ञात करते हैं।
अब देखो, अपन बात करें कि कोई भी एनर्जी लेवल के अंदर कोई भी एटम है, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है, उन ऊर्जा स्तरों में जितना अवशोषण हुआ है उतना ही उत्सर्जन हुआ है। जैसे ये अपने पास कोई 2 एनर्जी लेवल है, मैं आपसे ये कहूं कि इसमें से 5 एटम है मूल ऊर्जा स्तर में, और उत्तेजित ऊर्जा स्तर जो है वो सामान्यतः खाली रहता है। अपन इसको टेम्परेचर लगाएं, इस पदार्थ को गर्म करें, तो इसके मूल ऊर्जा स्तर के सारे जो एटम है वो ऊर्जा ग्रहण करके यानी अवशोषित करके कहां पहुंच जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में। मैंने आपको बताया कि 10⁻⁸ सेकंड तक यहां रहेंगे, यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर के अंदर परमाणुओं का जीवन काल लगभग 10⁻⁸ सेकंड होता है। तो इतने टाइम के बाद में यहां जो एटम पहुंचे हैं एनर्जी को अवशोषित करके वापिस आएंगे। वापिस आने इसका मतलब अपन बोलते हैं कि यहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं इतने टाइम के बाद में सारे के सारे एटम है वो वापिस अपनी ग्राउंड लेवल के अंदर आएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सामान्यतः अवशोषण की प्रक्रिया में संक्रमण की जो दर है वो उत्सर्जन की प्रक्रिया में संक्रमण की दर के बराबर होगी। कहने का मीनिंग, जितने एटम ग्राउंड लेवल को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे हैं उतने ही एटम 10⁻⁸ सेकंड के बाद में एक्साइटेड स्टेट से वापस कहां आएंगे? ग्राउंड लेवल के अंदर आएंगे। तो अपन यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन ये बना सकते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया में जो संक्रमण हुआ है, यानी अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसमिट हुआ है, यानी एटम नीचे से ऊपर गए हैं, वो एटम ऊपर से नीचे की तरफ सारे के सारे आएंगे, यानी उतना ही क्या होगा? उत्सर्जन में संक्रमण की दर रहेगी। यानी अपन ये बोल सकते हैं सामान्यतः अवशोषण में परमाणुओं के संक्रमण की दर, अवशोषण में परमाणुओं के संक्रमण की दर उत्सर्जन में परमाणुओं की संक्रमण दर के बराबर होती है, इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जितने एटम अवशोषित होकर ऊपर गए हैं उतने ही एटम है वो 10⁻⁸ सेकंड के बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन देखो, जितने एटम नीचे से ऊपर गए उतने एटम ऊपर से नीचे आएंगे। अपन ने क्या पढ़ा है कि अवशोषण केवल एक तरीके से होता है, एटम एनर्जी को अवशोषित करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन में क्या होगा कि जितने एटम ऊपर गए हैं वो सारे के सारे नीचे आएंगे। एक होता है उद्दीपित उत्सर्जन। उद्दीपित उत्सर्जन यानी स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर नए फोटोन यानी नए एटम जनरेट होते हैं। तो जितने गए हैं उतने तो वापस आएंगे। यदि फोटोन और अलग फोटोन उत्सर्जित करता है और अधिक फोटोन उत्सर्जित करता है तो जितने नीचे से ऊपर गए हैं उससे ज्यादा आएंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि एटम ने नए फोटोन है वो जनरेट किए हैं, यानी नए एटम्स का निर्माण किया है। इसका मतलब अपन ये बोल देते हैं उस साम्यावस्था के अंदर ये जो प्रक्रिया है ये सही नहीं है, क्योंकि अवशोषण और उत्सर्जन जरूरी नहीं है कि बराबर हो, क्योंकि उत्सर्जन होता है 2 तरीके से। तो उत्सर्जन में क्या होता है कि एटम ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि फोटोन क्या करता है कि नए फोटोन उत्सर्जित करता है। नीचे से मान के चलो 5 एटम ऊपर वाली कक्षा में गए हैं तो वो 5 तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद में आएंगे, लेकिन उसके साथ नए फोटोन भी आ सकते हैं।
जो 5 फोटॉन्स या नए 5 फोटॉन्स जो एटम्स हैं वो आते हैं, वो तो बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। लेकिन उद्दीपित उत्सर्जन में नए फोटोन बनते हैं, तो वो नए फोटोन भी नीचे वाली कक्षा में गिरेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं परंतु बाह्य विकिरण, एक्सटर्नल जो रेडिएशन है, बाह्य विकिरण के उत्सर्जन से यह व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, कि जितने अवशोषित हुए हैं उतने ही उत्सर्जित होंगे, यह व्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर नए फोटोन बनते हैं आपकी प्रक्रिया में, तो जितना अवशोषण हुआ उससे ज्यादा उत्सर्जित होंगे, क्योंकि आपके पास अब नए फोटोन बन गए, वो भी नीचे वाले एनर्जी लेवल के अंदर गिरेंगे। तो यहां ध्यान रखना है, परंतु बाह्य विकिरण के उत्सर्जन से यह व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब अपन डिस्कस करें, एक तो अपने को रेशियो निकालना है कि लेजर में काफी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे इसकी। मैं आपसे कहता हूं कि कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर और कुल अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर, कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर और अपोन में कुल अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर। यानी इसको अपन ने किससे लिखा था, कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर को लिखा था अपन ने आर। ये अपने पास एनर्जी लेवल है, रटने की जरूरत नहीं है। उत्सर्जन में ऊपर से नीचे आएगा पार्टिकल, तो आर N2M अपॉन आर अवशोषण में M2N। यानी कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर और कुल अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर को अपन क्या लिखते हैं, देखो उत्सर्जन में संक्रमण की दर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। N2M का मतलब है कि N से M में एटम आए हैं, RMN का मतलब है कि एटम M से N की तरफ गए हैं। तो इस रेशियो को अपन ये लिख सकते हैं। और देखो, देन दिस इंप्लाइज RNM अपॉन RMN बराबर क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला अपन ने लिखा RNM का मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन दो तरीके से होता है, उत्सर्जन को अपन दो तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है स्वतः उत्सर्जन, स्वतः उत्सर्जन के संक्रमण की जो दर है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और आइंस्टाइन सर ने वो अपने को क्या बताई है, ANM। ये तो स्वतः उत्सर्जन। और उद्दीपित उत्सर्जन क्या होता है, BNM इंटू U। तो कुल उत्सर्जन दो तरीके से हुआ, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन, डिवाइडेड बाय ये एक ही तरीके से होगा अवशोषण, यानी BMNU। और इनके इंटू में क्या था, देखो NN, यानी N ऊर्जा स्तर में परमाणु संख्या NN मानी थी अपन ने, और इसमें कितनी मानी थी, NM मानी थी अपन ने। तो कुछ ये प्रोसेस है अपने पास। अब देखो, यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेजर का सिद्धांत 100% एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है लेजर का सिद्धांत जो है। अपन ने एक अनुपात निकाला है जो लेजर बनाने की प्रक्रिया में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस किस का अनुपात है, कुल उत्सर्जन में संक्रमण की दर और कुल अवशोषण में संक्रमण की दर
का अनुपात ये होगा। इन दोनों के अपन ने फॉर्मूले लिखे RNM और RMN, जो पिछले लेक्चर में अपन ने किया था। ANM, BNM, BMN ये सारे क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, आइंस्टाइन के गुणांक हैं। इसके बाद में अपन देखो उन गुणांकों में अपन ने संबंध निकाला था, और अपन ने संबंध निकाला था वो निकाला था BNM यानी उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक और BMN यानी अवशोषण गुणांक, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रिलेशन किस में चेक किया था अपन ने, आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध वाले टॉपिक में अपन ने ये प्रूफ कर चुके हैं कि उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक और अवशोषण गुणांक दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये BNM को मैं BMN लिख सकता हूं, BNM को मैं BMN लिखूं तो BMN इंटू यू और BMN इंटू यू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां आएगा 1, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। सो RNM अपॉन RMN इक्वल्स टू 1 प्लस, इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, ANM अपॉन BMN इंटू यू, और बाहर क्या है, NN अपॉन NM, NN अपॉन NM। क्या क्या अपन ने BNM बराबर है BMN के, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है तो 1 हो गया ये, और इस ANM अपॉन क्या लिख दिया अपन ने, BMN लिख दिया। अब देखो लेजर की सिद्धांत के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेजर की सिद्धांत के लिए आवश्यक जो प्रतिबंध है वो ये है, देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है। लेजर के सिद्धांत के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि, क्या प्रतिबंध, देखो ये इंपॉर्टेंट है। लेजर के सिद्धांत के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि, देखो ANM है एक अपने पास, एक अपने पास है BMN इंटू यू। लेजर के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि ANM का मतलब है स्वतः उत्सर्जन और BMN का मतलब क्या है, अवशोषण। अब देखो अपन ने क्या लिखा था कि अवशोषण और उत्सर्जन बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब दोनों उत्सर्जन मिलके अवशोषण के बराबर होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूं कि यहां तो केवल एक उत्सर्जन है, अवशोषण गुणांक तो वैसे ही एक होता है, तो यहां पर और उत्सर्जन होता है 2, और ऊपर अपन ने क्या लिखा कि जितना अवशोषण हुआ उतना ही क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां केवल स्वतः उत्सर्जन है, तो ये स्वतः उत्सर्जन से तो बड़ी होगी वैल्यू किसकी, अवशोषण की, क्योंकि अवशोषण और उत्सर्जन बराबर होते हैं, इसका मतलब अवशोषण अकेला दोनों उत्सर्जन के बराबर होना चाहिए। तो केवल एक उत्सर्जन की अपन बात करें तो उससे तो को अवशोषण गुणांक बड़ा होगा। तो BMN वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू, वेरी वेरी कंपेयर ग्रेटर देन एज टू यू, देन ये वैल्यू इससे काफी बड़ी है, तो इससे काफी बड़ी वैल्यू है, तो किसी भी वैल्यू में अपने से बड़ी वाली वैल्यू का अपन भाग लगाएं तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी बनेगी, क्योंकि बराबर का ये अपन भाग लगाएं तो 1 आता है। BMN का मान बड़ा है, इसका छोटा है, छोटी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करें, इट मीन्स ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, ठीक है। सो ANM अपॉन BMN इंटू यू को अपन क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें। इस क्वांटिटी को अपन नेगलेक्ट करें तो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, देन
आर एन एम अपॉन आर एम एन इक्वल होगा किसके भाई, एन एन अपॉन एन एम, इसकी इक्वल होगा। देखो उसके बाद में देखो ये वैल्यू अपने पास आ गई। नाउ यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान ला, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग करें तो अपन ने डिस्कस किया था कि एन एन अपॉन एन एम की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी होती है, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। एन एन अपॉन एन एम का अनुपात ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी होता है, ये कहता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम। तो एन एन अपॉन एन एम को अपन क्या लिखते हैं, देन दिस इंप्लाइज आर एन एम अपॉन आर एम एन इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो ये अपने पास आ गया किस किस का अनुपात है ये, आर का मतलब संक्रमण की दर, आर के नीचे एन एम लगा रखा, इसका मतलब एन से एम यानी उत्सर्जन में संक्रमण की दर, और ये है अवशोषण में संक्रमण की दर, और ये किसके बराबर होता है, ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी के बराबर होता है। और ये लेजर का सिद्धांत है, यह लेजर का सिद्धांत कहलाता है। ये लेजर का सिद्धांत है जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से बताया है। लेजर का सिद्धांत क्या है, इसको अच्छे तरीके से अपने को एक्सप्लेन करना है।